अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम सलमान है और आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल डेव। दोस्तों, पिछली कुछ वीडियोस में हमने HTML के कुछ एलिमेंट्स को कवर किया था। आज से हम ये देखना स्टार्ट करेंगे कि हम इन एलिमेंट्स को स्टाइल कैसे कर सकते हैं, और ये अचीव करने के लिए हम यूज़ करते हैं CSS का। CSS एब्रीविएशन है कैस्केडिंग स्टाइल शीट्स का, और जैसे इसके नाम से ही अंदाज़ा हो जाता है कि इसके ज़रिए हम कुछ स्टाइल शीट्स क्रिएट करते हैं जिनमें हमारे स्टाइलिंग के कुछ रूल्स होते हैं जो कि हम अपने डिफरेंट HTML एलिमेंट्स पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वक्त ज़ाया किए बगैर चलते हैं अपने एडिटर की तरफ और देखते हैं कि हम CSS कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, पिछले कुछ लेक्चर्स में हमने ये फाइल्स क्रिएट की थी जिनके अंदर हमने HTML के कुछ इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स को देखा था। आज से हम CSS शुरू करने जा रहे हैं, तो उसके लिए मैं एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ। इस फाइल में सबसे पहला काम जो मैं करूँगा वो ये कि एक सिंपल HTML पेज क्रिएट करूँगा। इस पेज को हम सेव कर लेते हैं, और आगे चलने से पहले हम एक और इम्पॉर्टेंट टूल को देख लेते हैं जो हमें हमारी डेवलपमेंट की जर्नी में हेल्प करेगा। तो दोस्तों, अभी जिस तरह हम इन पेजेस को ओपन करते हैं और अपने ब्राउज़र में व्यू करते हैं वो ये कि हम सिंपली इनको अपने ब्राउज़र में एज सच खोल लेते हैं, और उसके बाद जब भी हम कोई चेंज करते हैं तो हम इस पेज को सेव करते हैं और जाकर अपने ब्राउज़र को रिफ़्रेश करते हैं। तो इस काम को स्ट्रीमलाइन करने के लिए हम एक छोटा सा सर्वर जो कि VS कोड में बड़ी इजीली इंस्टॉल हो जाता है वो हम अपने सिस्टम पर इंस्टॉल करेंगे, और उसके बाद हमारा ये जो डेवलपमेंट का वर्क फ्लो है ये बहुत सिंप्लीफाई हो जाएगा। तो सबसे पहले आप अपने लेफ़्ट साइड पर जो आपको एक नेविगेशन बार नज़र आ रही है उसमें से इस ब्लॉक्स वाले आइकॉन को क्लिक करेंगे, जिस पर हवर करने पर आपको एक्सटेंशंस का टूल टिप भी नज़र आ रहा है। तो हम इसे क्लिक करेंगे और यहाँ पर टाइप करेंगे लाइव सर्वर। तो दोस्तों, ये जो सर्च रिजल्ट्स में हमें पहला लिंक नज़र आ रहा है, हम इसके राइट बॉटम कॉर्नर पर इंस्टॉल का बटन देख सकते हैं। हम इसे क्लिक करेंगे और ये हमारे लाइव सर्वर को इंस्टॉल कर देगा। तो जब तक ये इंस्टॉल हो रहा है मैं आपको इसके बारे में एक थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ कि इसका मकसद एक वर्चुअल सर्वर हमारी लोकल मशीन पर चलाना है जो कि बिल्कुल उसी तरह एक्ट करता है जैसे कि आप एक लाइव सर्वर पर अपनी वेबसाइट को डाल देते हैं। इसका जो हमें सबसे मेन एडवांटेज मिलता है वो ये लाइव रीलोड का फीचर है, जो कि बेसिकली आपके पेज को सेव करने पर ऑटोमेटिकली आपके ब्राउजर में उस पेज को रीलोड कर देता है, जिसकी वजह से हमारे ये जो एक्स्ट्रा स्टेप्स हैं बार बार पेज को सेव करके रिफ्रेश करने के, ये ख़त्म हो जाते हैं। तो दोस्तों, ये एक्सटेंशन हमारे पास अब इंस्टॉल हो चुकी है, जैसे कि यहाँ पे ये आपको मैसेज नज़र आ रहा है, और इसको यूज़ करने के लिए हम वापस चलेंगे अपने प्रोजेक्ट की डायरेक्टरी की तरफ, और उसके लिए ये जो टॉप पर आपको नेविगेशन में लिंक नज़र आ रहा है आप इसे क्लिक करेंगे और आप वापस अपनी एक्सप्लोरर में आ जाएंगे। तो दोस्तों, जैसा कि हमने ये पेज क्रिएट किया था, मैं यहाँ पर इसको टेस्ट करने के लिए सिंपल एक पैराग्राफ क्रिएट करता हूँ और उसमें हेलो वर्ल्ड लिखता हूँ और इस पेज को सेव कर लेता हूँ। और अपनी लेफ़्ट साइड से ये जो आपको आपकी फ़ाइल नज़र आ रही है इस पर मैं राइट क्लिक करूँगा, और यहाँ आपको एक टॉप पर नया ऑप्शन मिलेगा ओपन विद लाइव सर्वर का। मैं इसे क्लिक करूँगा, और अगर आप विंडोज़ पर हैं तो शायद ये आपसे इसकी एक्सेस मांगे, तो हम इसे अलाउ कर देंगे, और ये हमें एक मैसेज दिखा रहा है कि सर्वर इज़ स्टार्टेड एट पोर्ट 5500। तो हम अगर अपने ब्राउज़र की तरफ चलें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका पेज ब्राउज़र में खुल चुका है, और यहाँ पर आपको अपने फाइल पाथ की जगह एक IP एड्रेस जो कि 127.0.0.1 है, और फिर वो पोर्ट जिसका हमें वहाँ बताया गया था वो यहाँ पर कॉलन के साथ डिवाइडेड नज़र आ रही है, और उसके आगे आपके पेज का नेम है। तो दोस्तों, हमारा ये पेज अब हमारा लोकल लाइव सर्वर सर्व कर रहा है। तो दोस्तों, इसके लाइव रीलोड फीचर को टेस्ट करने के लिए हम अपने एडिटर की तरफ चलते हैं और यहाँ पर एक छोटा सा चेंज करते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पर एक हेडिंग क्रिएट करता हूँ लाइव सर्वर की और इसे सेव करता हूँ। अब अगर मैं वापस अपने ब्राउज़र की तरफ चलूँ तो आप देख सकते हैं कि रीलोड किए बगैर ही हमारा पेज ऑलरेडी रीलोड हो चुका है। तो दोस्तों, जब हम CSS में काम करते हैं तो अपने स्टाइल्स को चेक करने के लिए आपको बार बार पेज को सेव करके वापस ब्राउज़र में चेक करने की ज़रूरत पड़ जाती है। उस जगह पर ये लाइव सर्वर बहुत काम आता है। एक और काम जो हम यहाँ कर सकते हैं वो ये कि अपनी मेन स्क्रीन को स्प्लिट कर लेते हैं ताकि हमें अपना ब्राउज़र और एडिटर दोनों एक ही वक्त में नज़र आ सकें। तो
तो हम इसे ड्रैग करके राइट साइड पर ले आते हैं और दूसरी साइड पर अपना एडिटर खोल लेते हैं और मैं फ़िलहाल अपने इस एक्सप्लोरर को मिनिमाइज़ कर देता हूँ। तो दोस्तों अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो डेवलपमेंट का एक्सपीरियंस है वो यहाँ से बहुत आसान हो जाएगा। अगर मुझे यहाँ पर कोई भी चेंज करना हो, जैसे कि मैं एक एडिटेड का वर्ड यहाँ डालकर सेव करता हूँ, तो आप देख सकेंगे कि राइट साइड पर फ़ौरन आपको ये आपके ब्राउज़र में नज़र आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने एक्चुअल CSS का लर्निंग प्रोसेस। तो दोस्तों जैसे कि हमने ये चीज़ डिस्कस की थी कि CSS का मकसद आपके पेज को स्टाइल देना होता है। इस वक्त अगर आप यहाँ पर देखें तो आपको कुछ डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स ब्राउज़र की तरफ से दिए गए नज़र आ रहे हैं, और जैसा कि ये हेडिंग बोल्ड में है और इसका फॉन्ट साइज़ नॉर्मल से कुछ बड़ा है, ये सब डिफ़ॉल्ट स्टाइल्स हैं जो आपका ब्राउज़र आपको प्रोवाइड कर रहा है। CSS का मकसद होता है आपका अपने पेज को कस्टम स्टाइल्स देना। तो CSS को यूज़ करने के 3 मेन तरीके हैं। सबसे पहला तरीका और जो सबसे सिंपल तरीका है उसे हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। इनलाइन स्टाइलिंग ये है कि आप अपने किसी भी HTML एलिमेंट पर एक स्टाइल का एट्रीब्यूट दे सकते हैं और इसके दरमियान में आप इसे आपकी CSS पास कर सकते हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ इस एलिमेंट पर अप्लाई होगी। CSS का बेसिक जो सिंटैक्स होता है, अगर मैं यहाँ पर कुछ कमेंट में लिखूँ और ये मैंने यहाँ पर जो टेक्स्ट लिखा है, अगर मैं इसे VS कोड के ज़रिए कमेंट करना चाहूँ तो मैं कंट्रोल और फॉरवर्ड / की की से इसे कमेंट कर सकता हूँ। ये एक सिंपल सा शॉर्टकट है। तो जो बेसिक सिंटैक्स होता है वो कुछ यूँ होता है कि हमारे पास कुछ CSS प्रॉपर्टीज़ होती हैं जो कि डिफरेंट टाइप के स्टाइलिंग्स को रिप्रेजेंट करती हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमने अपने पैराग्राफ के इस टेक्स्ट को कुछ कलर देना हो तो हमारे पास कलर की एक प्रॉपर्टी अवेलेबल होती है। प्रॉपर्टी का ये नेम लिखने के बाद हमें इसे कोई वैल्यू असाइन करना होती है, जिसके लिए हम कॉलन का सिंबल यूज़ करते हैं और एक स्पेस देकर यहाँ पर हम इसे इसकी वैल्यू असाइन करते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमें इस टेक्स्ट को रेड कलर देना हो तो हम यहाँ पर रेड लिखेंगे और ये वैल्यू देने के बाद हम इस प्रॉपर्टी असाइनमेंट को क्लोज करेंगे अपने सेमीकोलन के सिंबल के साथ। इसी तरह एक एलिमेंट को मल्टीपल CSS प्रॉपर्टीज़ असाइन की जा सकती हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पर अगर हमने अपने इस पैराग्राफ को थोड़ा सा मार्जिन देना हो तो हम मार्जिन को इसी तरह मार्जिन का प्रॉपर्टी नेम लिखेंगे, कॉलन देकर उसे एक फ़िलहाल पिक्सल वैल्यू दे देते हैं और सेमीकोलन से इस स्टेटमेंट को क्लोज करेंगे। इस टेक्स्ट को मैं फ़िलहाल यहाँ पर कमेंट कर देता हूँ क्योंकि ये हमारे सीखने के लिए था और एक्चुअली इसको यूज़ करने के लिए हम यहाँ से इसे कॉपी करेंगे और स्टाइल की इस एट्रीब्यूट में पास करेंगे। तो हमारा जो कंप्लीट स्टाइल के एट्रीब्यूट की वैल्यू बनेगी वो ये CSS की स्टेटमेंट है। हम इस पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि राइट साइड पर अगर हम इस एलिमेंट को इंस्पेक्ट करें तो इसका कलर रेड है और यहाँ पर कुछ मार्जिन आपको असाइन हुआ नज़र आ रहा है। तो दोस्तों आपके डेवलपर टूल्स में ये जो स्टाइल का टैब आपको नज़र आ रहा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है और CSS में हमें काम करने में बहुत हेल्प करता है। यहाँ पर आप अपने स्टाइल्स में ऑन द फ्लाई चेंजेस करके अपने ब्राउज़र में इन्हें टेस्ट कर सकते हैं और फिर यहाँ से इन स्टाइल्स को, अगर जो आपको स्टाइल्स ठीक लगे, उन्हें आप वापस अपनी स्टाइल शीट में मूव कर सकते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर अगर मुझे ये मार्जिन यहाँ पर 10 पिक्सल्स का सन ना आए तो मैं यहाँ पर ही अप डाउन की कीज से या यहाँ पर फ़ौरन कुछ एंटर करके, मिसाल के तौर पे या मैं यहाँ पर 24 पिक्सल्स कर सकता हूँ, तो ये फ़ौरन आपको यहाँ पर नज़र आ जाएगा। और अगर आप इससे सेटिस्फाइड हों तो आप इसे यहीं से Ctrl+C के ज़रिए कॉपी करेंगे और वापस ले जाकर इसको रिप्लेस कर सकते हैं। तो इस तरीके से ये डेवलपर टूल्स ख़ास तौर पर CSS में हमें बहुत हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहाँ पर एक और प्रॉपर्टी ऐड करना चाहूँ, जैसे कि यहाँ पर मैं बैकग्राउंड की एक प्रॉपर्टी ऐड करता हूँ और इसको वैल्यू दे देता हूँ येलो की, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये येलो का बैकग्राउंड ऐड हो चुका है। तो यहीं से मैं इसे कॉपी करके यहाँ पर लाकर पेस्ट कर सकता हूँ और इस तरह हम बड़ी आसानी से अपनी CSS को दोनों साइड्स पर मूव कर सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा CSS को यूज़ करने का पहला तरीका, जिसे कि हम इनलाइन स्टाइलिंग कहते हैं। दूसरा जो मेजर तरीका हम स्टाइलिंग के लिए यूज़ करते हैं वो है हमारा हेड टैग। तो दोस्तों इस हेड टैग में हम एक स्टाइल का टैग या स्टाइल का एलिमेंट ओपन कर सकते हैं और इसके अंदर हम अपनी CSS लिख सकते हैं। तो दोस्तों इस स्टाइल के टैग में CSS लिखने के लिए हमारा तरीका थोड़ा सा बदल जाता है। यहाँ पर अगर आप नोट करें तो ये स्टाइल का जो एलिमेंट है हमारे बाकी के डॉक्यूमेंट से बाहर हेड के टैग के अंदर मौजूद है,
जिसका मतलब ये है कि अगर हमें अपने किसी भी HTML एलिमेंट को जो कि नीचे बॉडी में मौजूद है यहाँ स्टाइल करना हो तो सबसे पहले किसी तरीके से उसे एक्सेस करने की ज़रूरत है। यानी अगर हमने यहाँ पर इस पैराग्राफ टैग को स्टाइल देना हो तो पहले एक सिलेक्शन की ज़रूरत है जिसके ज़रिए हम ये बता सकें कि ये जो हम स्टाइल रूल्स अप्लाई करने जा रहे हैं ये हमारे डॉक्यूमेंट में मौजूद H1 या पैराग्राफ के टैग को अप्लाई किए जाएंगे। यहाँ से हमारा जो पहला टॉपिक स्टार्ट होता है वो है CSS सेलेक्टर्स का, जिसका मकसद ये है कि कुछ कोड हम यहाँ लिखते हैं जिसके ज़रिए हम ये डिफ़ाइन करते हैं कि हम किस एलिमेंट को टारगेट कर रहे हैं। तो दोस्तों सबसे पहला जो सिलेक्टर है और जो सबसे कॉमन सिलेक्टर है वो हमारा एलिमेंट सिलेक्टर होता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम अपने पेज में मौजूद तमाम H1 हेडिंग्स को एक स्टाइल देना चाहते हैं तो हम सिंपली यहाँ पर H1 लिखेंगे और यहाँ पर कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे। तो दोस्तों थोड़ा सा इस सिंटेक्स को समझ लेते हैं कि इस कर्ली ब्रेसेस के जो लेफ्ट साइड पर या स्टार्ट में हम अपने सिलेक्टर्स लिखते हैं, उसके बाद ये कर्ली ब्रेसेस ओपन करते हैं और इनके दरमियान में हम अपने स्टाइल के रूल्स अप्लाई करते हैं जो कि बेसिकली इस फॉर्म में होंगे। तो यहाँ पर हमने बेसिकली अपने डॉक्यूमेंट में मौजूद तमाम H1 हेडिंग्स को सिलेक्ट किया है। उसके बाद उन सब हेडिंग्स को एक कलर और कुछ मार्जिन असाइन किया है। हम इस पेज को सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि ये रूल्स यहाँ पर अप्लाई हो गए हैं और आपकी जो ये H1 है इसको कुछ मार्जिन जो कि इसको होवर करने पर आपको ऑरेंज में नज़र आ रहा है और ये जो टेक्स्ट का कलर है ये रेड हो चुका है। तो दोस्तों यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्टाइल के टैग के ज़रिए ये स्टाइलिंग डिफ़ाइन करने में, जिसे कि हम इंटरनल स्टाइल भी बोलते हैं, उसको इनलाइन स्टाइलिंग जो कि हमने यहाँ पैराग्राफ पर की थी उस पर एक एडवांटेज है और वो एडवांटेज ये है कि यहाँ पर आपके स्टाइल्स लिखने से रीयूजेबल हो जाते हैं। तो मिसाल के तौर पर ये जो स्टाइल था जो हमने पैराग्राफ को दिया ये सिर्फ और सिर्फ इस पैराग्राफ पर अप्लाई हो रहा है, जबकि अगर मैं यहाँ पर एक और H1 क्रिएट करूँ जिसको मैं लाइव सर्वर 2 कह देता हूँ और इस पेज को सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि ये सेम जो स्टाइल्स थे ये दूसरी हेडिंग पर भी ऑटोमेटिकली अप्लाई हो गए हैं क्योंकि हमने इन्हें स्टाइल के टैग में H1 के ज़रिए सेलेक्ट किया है। यानी कि जितने भी H1s हमारे इस पेज में आएंगे उन सब को ये स्टाइल्स ऑटोमेटिकली अप्लाई हो जाएंगे और ये CSS की मेन पावर है कि आप इसके ज़रिए रीयूजेबल स्टाइल्स डिफ़ाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों हम यहाँ पर कुछ और CSS सेलेक्टर्स को कवर करेंगे जिसके ज़रिए हम देख पाएंगे कि किस तरह हम अपने पेज पर मौजूद किसी भी एलिमेंट को एक्सेस करके उसे यहाँ पर स्टाइल दे सकते हैं। तो दोस्तों जो दूसरा हमारा कॉमन CSS सेलेक्टर है वो है ID का सेलेक्टर और उसके लिए मैं यहाँ पर इस पहली जो H1 है इसको एक ID असाइन कर देता हूँ। तो आप जैसा कि देख सकते हैं मैंने इसे यहाँ पर एक ID असाइन कर दी है जो कि है हेडिंग 1 और एक ID के ज़रिए किसी भी एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए हम यहाँ पर हैश का सिंबल डालेंगे और फिर अपनी ID प्रोवाइड करेंगे। उसके बाद जैसा हमने पहले किया था हम 2 कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर एक डिफरेंट कलर इसे असाइन करेंगे और इस पेज को सेव करेंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कि ये जो हमारी पहली हेडिंग थी उसका कलर अब ब्लू हो चुका है और जो दूसरी चीज़ यहाँ नोट करने की है वो ये कि इसका मार्जिन जो पहले था अभी भी वही है। तो यहाँ से हमें 2 चीज़ों का पता चला, पहला ये कि हम ID के ज़रिए किसी एलिमेंट को कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं और दूसरा ये कि आप अपने किसी भी एलिमेंट के किसी भी स्टाइल को ओवरराइड कर सकते हैं जबकि उसके जो प्रीवियस रिमेनिंग स्टाइल्स हैं वो कैरी होंगे। तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा पेज को रीस्ट्रक्चर कर लेते हैं ताकि इस एग्जाम्पल को लेकर चलना आसान हो सके। तो यहाँ पर मुझे जो प्रॉब्लम नज़र आ रहा है वो मल्टीपल H1 के टैग्स हैं। आपके पेज में नॉर्मली एक ही H1 हेडिंग होनी चाहिए। तो मैं ऐसा करता हूँ कि इस सेकंड टैग को पैराग्राफ में कन्वर्ट कर देता हूँ और हमारा ये जो पहला रूल है इसे हम पैराग्राफ पर अप्लाई कर देते हैं और इस पेज को सेव कर लेते हैं। इस रीस्ट्रक्चरिंग के बाद जो तीसरी चीज़ आप नोट कर सकते होंगे वो ये कि इस पैराग्राफ को जो हमने स्टाइल दिया था वो हमारे इस पैराग्राफ को जो कि पहला पैराग्राफ है इसे तो अप्लाई हो गया है लेकिन हमारे सेकंड पैराग्राफ के ऊपर अप्लाई नहीं हुआ। तो यहाँ जो चीज़ समझने की है वो ये कि जो इनलाइन स्टाइल्स हैं उनको हमेशा ब्राउज़र आपके इंटरनल स्टाइल्स के ऊपर प्रायोरिटी देता है।
तो अगर आपने कोई स्टाइल इनलाइन स्टाइल में अप्लाई कर रखा है तो आपका पेज वही स्टाइल यूज करेगा बजाय इसके कि आपके इंटरनल स्टाइल को यूज करे। अगर यहाँ पर कोई ऐसा पैराग्राफ है जिसको हमने इनलाइन स्टाइल नहीं दिया, जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर एक थर्ड पैराग्राफ क्रिएट कर लेता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इन दोनों पैराग्राफ्स को वही स्टाइल्स अप्लाई हो रहे हैं जो हमने अपनी स्टाइल शीट में डिफाइन किए हैं। तो दोस्तों जो तीसरा इंपॉर्टेंट सेलेक्टर है वो हमारा क्लास का सिलेक्टर है, और ये सिलेक्टर सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला सिलेक्टर है। इस सिलेक्टर के पीछे जो मेन हमारी थिंकिंग है वो ये है कि हम अपने पेज के डिफरेंट स्टाइल्स को ग्रुप कर लेते हैं और इन ग्रुप्स को हम क्लासेस कह देते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर हमारे पेज में कुछ खास ऐसे पैराग्राफ्स हों जिन्हें एक ही स्टाइल शेयर करना हो, तो हम उन सब पैराग्राफ्स को एक स्पेसिफिक क्लास में ग्रुप कर सकते हैं। इसे ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किए बगैर हम प्रैक्टिकली देख लेते हैं और आपको ये चीज़ बड़ी आसानी से समझ आ जाएगी। तो क्लास का सिलेक्टर डिफाइन करने के लिए आप एक पीरियड या डॉट का सिंबल यूज़ करते हैं और यहाँ पर अपनी क्लास का नाम लिखते हैं। तो मिसाल के तौर पर हम इसे ग्रीन पैराग्राफ का नाम दे देते हैं। अगेन यहाँ पर हम अपनी कर्ली ब्रेसेस ओपन करेंगे और यहाँ पर अपना कलर ग्रीन का असाइन करेंगे। अब ये जो हमारे पास क्लास है ये मैं किसी भी पैराग्राफ को असाइन कर सकता हूँ। तो मिसाल के तौर पर अगर मैंने अपने पहले पैराग्राफ को ये क्लास असाइन करनी हो तो मैं क्लास का एट्रीब्यूट इसे दूंगा और यहाँ पर ग्रीन पैराग्राफ की विदाउट द पीरियड सिंबल, ये जो सिर्फ नेम है, ये मैं यहाँ पर असाइन करूँगा और मैं इसे सेव करूँगा। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारा ये जो पहला पैराग्राफ है इसे अब ग्रीन कलर अप्लाई हो चुका है और ये चीज़ हम अपने डेवलपर टूल्स में देख सकते हैं। इसी तरह अगर मैंने अपने इस थर्ड पैराग्राफ को भी यही क्लास देनी हो तो मैं इसे कॉपी पेस्ट कर सकता हूँ और मैं सिंपली सेव करूँगा, तो आप देख सकते हैं कि हमारा थर्ड पैराग्राफ भी अब ग्रीन हो चुका है। तो हमारे स्टाइलिंग के ये रूल्स अब कुछ इस तरह काम कर रहे हैं कि अगर मेरे पास एक ऐसा पैराग्राफ हो जिसे कोई इनलाइन स्टाइल ना दिया गया हो या कोई क्लास ना दी गई हो तो वो हमेशा रेड विद दिस मार्जिन होगा, और अगर मैं उस पर ये क्लास असाइन कर दूं तो उसका कलर ग्रीन हो जाएगा। जबकि तमाम आने वाले पैराग्राफ्स को, क्योंकि इस मार्जिन को मैंने ओवरराइड नहीं किया, उनको मार्जिन यही 10 पिक्सल्स का यूनिवर्सली मिल जाएगा। क्लासेस के लिए एक चीज़ जो इम्पॉर्टेंट है वो ये है कि एक एलिमेंट को हम मल्टीपल क्लासेस असाइन कर सकते हैं और ये हमें अपने स्टाइल्स को रीयूज़ करने में बहुत हेल्प करता है। तो मिसाल के तौर पर अगर हम यहाँ पर एक क्लास बना लें बीजी या बैकग्राउंड येलो की, और यहाँ पर हम एक रूल लिखते हैं कि बैकग्राउंड इज़ गोइंग टू बी येलो, तो ये क्लास भी हम अपने एग्जिस्टिंग पैराग्राफ्स को, जिन्हें ऑलरेडी ग्रीन पैराग्राफ की ये क्लास मिल चुकी है, हम इन्हें ही असाइन कर सकते हैं। या फिर हम इसकी रीडेबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए इस ग्रीन पैराग्राफ को टेक्स्ट ग्रीन के नाम से रिप्लेस कर देते हैं। और अब अगर हम यहाँ देखें तो ये जो हमारा लास्ट पैराग्राफ है इसे टेक्स्ट ग्रीन और बीजी येलो की क्लास हमने एक साथ दे दी है, जिसकी वजह से इस पर ये स्टाइल भी अप्लाई होंगे और ये बीजी येलो के स्टाइल्स भी अप्लाई होंगे। और आप अपनी राइट साइड पर देख सकते हैं कि इसका बैकग्राउंड अब येलो हो चुका है और ये जो इसका टेक्स्ट कलर था वो ग्रीन हो चुका है। इससे आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि क्लासेस हमारे पास कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और ज़्यादातर स्टाइलिंग जो हम मॉडर्न CSS में करते हैं वो क्लासेस के ज़रिए ही करते हैं। तो दोस्तों ये जो हमने 3 टाइप के सिलेक्टर्स यहाँ पर सीखे हैं यही हमारे सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज़ होने वाले सिलेक्टर्स हैं, और इन तीनों में से ये जो क्लास का सिलेक्टर है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला सिलेक्टर है। इसके अलावा और भी सिलेक्टर्स आएंगे और उन्हें सीखना इसलिए ज़रूरी भी है कि हर दफ़ा ज़रूरी नहीं कि आप अपनी ही लिखी हुई CSS को यूज़ करें, बल्कि लाइब्रेरीज़ की और फ्रेमवर्क्स की फॉर्म्स में हमें दूसरे लोगों की लिखी हुई CSS भी यूज़ करनी पड़ती है। और ये ज़रूरी नहीं कि वो उन्हीं रूल्स के मुताबिक CSS लिखें जिनके ज़रिए आपने लिखी है, तो हमें उसे फॉलो करने के लिए हर किस्म के रूल्स का पता होना ज़रूरी है। लेकिन हमारी कोशिश ये होनी चाहिए कि हम सबसे ज़्यादा क्लास बेस्ड सिलेक्टर्स का यूज़ करें, और इनका सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि एक तो इनकी स्पेसिफिसिटी लो होती है जिसे हम बाद में कवर करेंगे, और ये बहुत फ्लेक्सिबल होते हैं जिसे हम अभी देख लेते हैं कि कैसे। तो मिसाल के तौर पर हमारा जो ये सिलेक्टर है ID सिलेक्टर, ये सिर्फ एक एलिमेंट को सिलेक्ट कर रहा है, तो ये सिलेक्टर आपका बहुत रिजिड सिलेक्टर है, यानी कि ये किसी और एलिमेंट को टारगेट नहीं कर रहा, इसलिए हम इसे बहुत कम यूज़ करते हैं।
ये जो आपका पैराग्राफ का सिलेक्टर है, जो कि आपका एलिमेंट सिलेक्टर है, ये थोड़ा सा फ्लेक्सिबल इस तरह है कि हर किस्म के पैराग्राफ्स को टारगेट कर रहा है और आप जितने पैराग्राफ्स अपने पेज में डालते जाएंगे उनको एक बेस स्टाइल देने के लिए हम इस सिलेक्टर को यूज कर सकते हैं। तो ये वो सिलेक्टर है जो हमारा काफ़ी यूज होता है। और ये जो थर्ड क्लास बेस्ड सिलेक्टर है, ये बहुत फ्लेक्सिबल सिलेक्टर है, क्योंकि अगर आप चाहें तो आप इसे बगैर किसी रिस्ट्रिक्शन के किसी भी एलिमेंट पर यूज़ कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अभी इस BG येलो की क्लास को हमने पैराग्राफ के एलिमेंट्स पर यूज़ किया है। अगर हम चाहें तो हम यही सिलेक्टर उठाकर अपनी H1 को भी असाइन कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैं एक क्लास दे सकता हूँ और उसे BG येलो की क्लास देकर अगर मैं पेज को सेव करूँ तो आप देख सकते हैं कि हमारी हेडिंग का बैकग्राउंड भी येलो हो गया है, क्योंकि ये जो हमारा सिलेक्टर है ये हर उस एलिमेंट को इस वक्त टारगेट कर रहा है जिसके पास BG येलो की क्लास है और उसे ये बैकग्राउंड येलो का असाइन कर देगा। तो जैसे कि हमने देखा कि प्रेफर्ड तरीका क्लासेस को यूज़ करने का यही है कि आप इन्हें बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्ट ना करें, लेकिन अगर आप चाहें तो आप इन्हें रिस्ट्रिक्ट भी कर सकते हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मैं चाहूँ तो यहाँ पर एक कंबाइंड सेलेक्टर भी बना सकता हूँ। जैसे कि अगर मैं चाहूँ कि मेरी एक क्लास जो कि सिर्फ पैराग्राफ के एलिमेंट्स को टारगेट करे, तो मैं उसे कुछ इस तरह लिख सकता हूँ कि पहले मेरा एलिमेंट आ जाएगा जैसे कि P और उसके बाद मैं यहाँ पर उसकी क्लास दूंगा। तो मैं यहाँ पर एक क्लास बना लेता हूँ पैडेड। और अगर हम इसे एक दफ़ा फिर से देखें तो ये सिलेक्टर इस वक्त हर उस पैराग्राफ एलिमेंट को टारगेट करेगा जिसके ऊपर पैडेड की ये क्लास मौजूद हो। और मैं यहाँ पर एक प्रॉपर्टी असाइन करता हूँ पैडिंग की। इन प्रॉपर्टीज़ के लिए आपको ज़्यादा परेशान होने की फ़िलहाल ज़रूरत नहीं, क्योंकि इन्हें हम डिटेल में कवर करेंगे। फ़िलहाल हमारा मकसद यहाँ पर इन सिलेक्टर्स को देखना है। तो मैं यहाँ कुछ पैडिंग देता हूँ 12 पिक्सल्स। तो अभी हम इसे टेस्ट करने के लिए अपने लास्ट पैराग्राफ पर जाते हैं और यहाँ पर इसे पैडेड की क्लास देते हैं। हम इस पेज को सेव करेंगे और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कुछ विजुअल चेंज हमें नज़र आ रहा है, जो कि बेसिकली पैडिंग है जिसे हम बाद में कवर करेंगे। लेकिन जो ज़रूरी चीज़ ये है कि ये एक पैराग्राफ है जिसे पैडेड की क्लास देने पर ये स्टाइल ऑटोमेटिकली इस पर अप्लाई हो गया है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं यही क्लास इस H1 को दे दूं तो ये अब इस पर कोई असर नहीं करेगी। मैंने पेज को सेव किया है लेकिन आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई भी पैडिंग हमें नज़र नहीं आ रही। तो दोस्तों नेक्स्ट जो सिलेक्टर टाइप हम कवर करेंगे वो ग्रुप सिलेक्टर्स हैं। और ये बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि आप अगर एक ही स्टाइल मल्टीपल टाइप्स के एलिमेंट्स को असाइन करना चाहते हों तो आप इन्हें सिलेक्टर के ज़रिए ग्रुप कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर अगर मैं यहाँ पर मुख्तलिफ़ किस्म के एलिमेंट्स को एक साथ सेलेक्ट करना चाहूँ, यानी कि अगर मैं अपनी H1s और पैराग्राफ्स और यहाँ पर कोई भी सिलेक्टर आप डाल सकते हैं। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पर ये जो BG येलो की क्लास है ये भी डाल सकता हूँ। इन सब को सिलेक्ट करके कोई रूल अप्लाई करना चाहते हैं तो मिसाल के तौर पर हमारे पास टेक्स्ट अलाइन की एक प्रॉपर्टी होती है जिसका मकसद टेक्स्ट को अलाइन करना होता है। और अगर मैं इसे सेंटर कर दूं और मैं इसे सेव करूं तो आप राइट साइड पर देख सकते हैं कि हमारे वो तमाम एलिमेंट्स जो कि इन सेलेक्टर्स के रूल्स के मुताबिक क्वालिफाई करते हैं उनके ऊपर ये स्टाइल्स अप्लाई हो गए हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट सिलेक्टर टाइप जो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे वो है हमारा यूनिवर्सल सिलेक्टर, जिसको हम एस्टरिस्क या ये जो स्टार का साइन आपके पास आपके कीबोर्ड पर अवेलेबल होता है उससे रिप्रेजेंट करते हैं। और ये एक यूनिवर्सल सिलेक्टर कहलाता है, जिसका मतलब ये कि अगर आप इस सिलेक्टर के अंदर कोई भी रूल्स स्पेसिफाई करेंगे तो वो आपके पेज पर मौजूद तमाम एलिमेंट्स पर अप्लाई हो जाएंगे। तो मिसाल के तौर पे यहाँ पर मैं फॉन्ट साइज़ की एक प्रॉपर्टी देता हूँ और इसकी वैल्यू हम दे देते हैं 32 पिक्सल्स। आप देख सकते हैं कि मैंने जैसे ही पेज को सेव किया है तो ये हमारे पास जो राइट साइड पर जितना भी टेक्स्ट है और जितने भी एलिमेंट्स में टेक्स्ट मौजूद है उस सब का फॉन्ट साइज़ 32 पिक्सल्स तक इंक्रीज़ हो गया है। तो ये हमारे यूनिवर्सल सिलेक्टर का काम है कि वो आपके तमाम एलिमेंट्स के ऊपर कोई स्टाइल्स अप्लाई कर देता है। तो दोस्तों नेक्स्ट सिलेक्टर जो हम यहाँ डिस्कस करेंगे वो है सूडो क्लास सिलेक्टर। तो जैसे कि आपने यहाँ पर देखा कि कुछ क्लासेस हमने यहाँ पर क्रिएट की थी और फिर उनके ज़रिए हमने अपने कुछ एलिमेंट्स को स्टाइल्स दिए थे। इसी तरह हमारे पास कुछ स्पेशल टाइप्स की क्लासेस
हमें HTML खुद प्रोवाइड करती है, जो कि बेसिकली आपके एलिमेंट्स की डिफरेंट स्टेट्स को डिफाइन करती हैं। एक कॉमन सूडो क्लास हवर की क्लास है, जो कि बेसिकली उस वक्त आपका ब्राउज़र आपके किसी भी एलिमेंट को असाइन करता है जब आपका माउस उस एलिमेंट के ऊपर हवर करता है। तो इसे एक्सप्लेन करने के लिए हम एक नया एलिमेंट क्रिएट कर लेते हैं, जो कि एक बटन का एलिमेंट है, और मैं यहाँ पर लिखता हूँ क्लिक मी, और इसे एक क्लास असाइन कर देता हूँ BTN की, जो कि बटन को रिप्रेजेंट करेगी। हम इसे यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं .btn के ज़रिए और इसको कुछ स्टाइलिंग देते हैं, जैसे कि इसका बैकग्राउंड रेड होगा। हम इसे सेव करते हैं और आप देख सकते हैं कि आपका जो बटन है उसका बैकग्राउंड रेड हो चुका है। और यहाँ पर हम अपनी सूडो क्लास का सिलेक्टर डालेंगे, जो कि ये है कि हमारा ये जो BTN का एलिमेंट है हम इसे सिलेक्ट करेंगे और इसके ऊपर कॉलन के ज़रिए हम अपनी सूडो क्लास हवर की, जो कि एक ऐसी क्लास है जो कि आपको आपका ब्राउज़र या HTML बाय डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करता है। इस क्लास को हम टारगेट करके एक प्रॉपर्टी असाइन करेंगे बैकग्राउंड की, और वो होगी येलो। तो बेसिकली हम इसे यहाँ बताना चाह रहे हैं कि ये जो हमारा BTN वाला एलिमेंट है, जो कि कोई भी एलिमेंट हो सकता है, जब इसके ऊपर माउस हवर करेगा, जो कि एक सूडो क्लास है, जो कि आपका ब्राउज़र तब इस एलिमेंट पर ऑटोमेटिकली ऐड करेगा जब आपका माउस इस एलिमेंट के ऊपर से गुजरेगा। तो जब इसकी ये स्टेट हो तब इसका बैकग्राउंड हमें येलो चाहिए। मैं पेज को सेव करता हूँ और हम राइट साइड पर देखते हैं कि अगर मैं अपने माउस को इस बटन के ऊपर लेकर आऊँ तो आपको ऑटोमेटिकली इसका कलर येलो होता नज़र आएगा, और जैसे ही मैं अपना माउस इसके ऊपर से वापस बाहर निकालूंगा तो इसका कलर वापस रेड हो जाएगा, जो कि इसकी डिफ़ॉल्ट स्टेट है। इन सूडो क्लासेस को अगर आप अपने डेवलपर टूल्स में इंस्पेक्ट करना चाहें तो अगर आप अपने राइट साइड पर स्टाइल्स के टैब के अंदर आएँ तो आप देख सकते हैं कि इसकी मैं इस एलिमेंट को सेलेक्ट करता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि इस वक्त इस पर बैकग्राउंड रेड की क्लास अप्लाई हो रही है। अब हमारे पास ऊपर अगर आप थोड़ा सा देखें तो कॉलन के साथ यहाँ पर HOV यानी हवर का वर्ड आपको यहाँ नज़र आ रहा है। अगर आप इसे क्लिक करें तो यहाँ पर आपको इस एलिमेंट पर मौजूद डिफरेंट सूडो क्लासेस की एक लिस्ट नज़र आ जाएगी। अगर आप इन्हें टेस्ट करने के लिए एक्टिवेट करना चाहें तो क्योंकि हमने इस वक्त सिर्फ हवर की सूडो क्लास को अपनी स्टाइल शीट में टारगेट किया है, मैं इसे सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं कि इसने ऑटोमेटिकली आपके लिए आपकी हवर की स्टेट एक्टिवेट कर दी है। और यहाँ पर आप अगर नीचे देखें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर आपके पास पहले एक BTN की क्लास थी जो कि क्रॉस हुई हुई है, और ये क्लास आपकी BTN कॉलन हवर की क्लास से ओवरराइड हो रही है। जैसे ही मैं इसे बंद करूँगा या अनचेक करूँगा, आप देख सकते हैं कि आपकी जो नीचे वाली BTN की क्लास थी उसका स्टाइल रीस्टोर हो गया है। तो ये हमारा आपकी सूडो क्लासेस की या जो स्टेट बेस्ड क्लासेस हैं उनको टेस्ट करने का तरीका है। तो दोस्तों, इस वीडियो में जो लास्ट टाइप ऑफ सिलेक्टर आज हम कवर करेंगे वो है हमारा डिसेंडेंट सेलेक्टर, जो बेसिकली आपकी जो HTML एलिमेंट्स की हायरार्की है उसमें से किसी डिसेंडेंट को सिलेक्ट करने के लिए यूज़ होता है। तो मैं यहाँ पर एक डिव का एलिमेंट क्रिएट कर लेता हूँ, जिसे मैं एक क्लास दे देता हूँ कार्ड की। तो ये जो कार्ड है ये एक बड़ा कॉमनली यूज़ होने वाला UI एलिमेंट है, जिसमें आप कुछ इन्फॉर्मेशन यूज़र को प्रोवाइड करते हैं एक ऑर्गेनाइज तरीके से। तो मिसाल के तौर पर ये कार्ड एक टेस्टिमोनियल को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो इसमें एक हेडिंग हो सकती है जिसमें किसी यूज़र का नाम होगा, और यहाँ पर हमारे पास कुछ डिस्क्रिप्शन हो सकती है जिसके लिए मैं कुछ डमी टेक्स्ट क्रिएट कर लेता हूँ। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास एक हेडिंग है और उसके बाद एक डिस्क्रिप्शन यहाँ पर अवेलेबल है। तो मैं यहाँ पर हेडिंग को एक क्लास दे देता हूँ हेडिंग की, और पैराग्राफ को एक क्लास दे देता हूँ पैराग्राफ की। डिसेंडेंट सेलेक्टर कैसे काम करते हैं उसके लिए हम अपनी स्टाइल शीट की तरफ चलते हैं, और बेसिकली अगर आप अभी तक ये चीज़ नहीं समझे तो इस स्टाइल के टैग में जो कुछ भी हम लिख रहे हैं ये हमारी स्टाइल शीट है। तो यहाँ पर हम अपनी कार्ड की क्लास को टारगेट करेंगे
और यहाँ पर इसे कुछ बॉर्डर देता हूँ 1px सॉलिड ग्रे। यहाँ इसे कुछ पैडिंग देता हूँ, मिसाल के तौर पे 10 पिक्सल्स, और इसको टेक्स्ट अलाइनमेंट देता हूँ सेंटर, और इसे थोड़ा सा मार्जिन दे देते हैं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे कार्ड को, जो कि टॉप लेवल का एलिमेंट था, ये डिव, इसे कुछ स्टाइल्स हमने असाइन कर दिए हैं। अब अगर हम चाहते हैं कि इस कार्ड की डिसेंडेंट जो H3 हेडिंग है, जो कि यहाँ पर हमें नज़र आ रही है, हम सिर्फ इसी को स्टाइल देना चाहते हैं, और इस बात का जहन में ख्याल रहे कि हो सकता है कि ये जो हेडिंग की क्लास है ये कुछ और एलिमेंट्स को भी असाइन की गई हो और उन्हें किसी और किस्म की स्टाइलिंग हमने असाइन कर रखी हो। तो हम यहाँ पर चाहते ये हैं कि हमारे जो कार्ड के एलिमेंट की डिसेंडेंट हेडिंग है सिर्फ उसे हमने कोई स्टाइल देना हो, तो वहाँ पर हम डिसेंडेंट सेलेक्टर को यूज़ कर सकते हैं। तो हम इसे ऐसे लिखेंगे कि हाँ, सबसे पहले हम अपने पेरेंट सेलेक्टर को यहाँ पर सेलेक्ट करेंगे जैसे कि कार्ड है, और फिर हम एक स्पेस यहाँ पर देंगे, और उसके बाद हम अपनी H3 को टारगेट करेंगे, या फिर हम सिंपली जो H3 है उसकी जो क्लास है हेडिंग की उसे टारगेट करेंगे, और फिर यहाँ पर अपने कर्ली ब्रेसेस ओपन करके कुछ रूल स्पेसिफाई करेंगे। तो पहला रूल मिसाल के तौर पर मैं ये चाहता हूँ कि ये जो मेरी हेडिंग है इसका फॉन्ट साइज़ यूनिवर्सल साइज़ से कुछ डिफरेंट हो, तो मैं यहाँ पर 18 पिक्सल्स स्पेसिफाई करके सेव करता हूँ। और अब आप देख सकते हैं कि ये जो मेरी हेडिंग है इसका साइज़ अपडेट हो गया है। मैं इसे 24 पिक्सल्स कर देता हूँ, और उसके बाद इसी तरीके से अगर मुझे अपने कार्ड के अंदर मौजूद इस पैराग्राफ को टारगेट करना हो तो मैं यहाँ पर पैराग्राफ की क्लास को डिसेंडेंट के तौर पर स्पेसिफाई कर सकता हूँ, और इसका फॉन्ट साइज़ मिसाल के तौर पे मुझे 16 पिक्सल्स चाहिए। तो आप देख सकते हैं कि ये जो हमारे डिसेंडेंट सेलेक्टर के स्टाइल्स हैं ये अब इस कार्ड के टॉप पर मौजूद होने की वजह से इस हेडिंग पर अप्लाई हो रहे हैं। तो मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास यहाँ टॉप पर एक H3 अवेलेबल होती जिसको मैं क्लास ऑफ हेडिंग ही दे देता और यहाँ पर कुछ टेक्स्ट लिखता जैसे कि हेडिंग 3 और इसे सेव करूँ, तो ये जो हेडिंग है इस पर वो स्टाइल्स अप्लाई नहीं हो रहे। और उसकी वजह ये है कि ये जो हेडिंग हमारे पास मौजूद है, ये जो हेडिंग की क्लास हमने टारगेट की है, ये वाया डिसेंडेंट सेलेक्टर की है, और ये सिर्फ उन एलिमेंट्स पर काम कर रही है जो कि कार्ड की क्लास रखने वाले पेरेंट के चिल्ड्रन एलिमेंट्स हैं। तो दोस्तों ये थे हमारे CSS के कुछ इंपॉर्टेंट सेलेक्टर्स। जैसा कि मैंने बताया इसके अलावा भी CSS में बहुत से सेलेक्टर्स अवेलेबल हैं। नेक्स्ट वीडियो से हम एक प्रैक्टिकल एग्जांपल स्टार्ट करेंगे जिसमें हम एक प्रॉपर वेब पेज क्रिएट करेंगे और उसे स्टाइल करेंगे, और उस एग्जांपल के साथ जैसे जैसे प्रॉपर्टीज और नए सेलेक्टर्स आते जाएंगे मैं उन्हें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। टिल नेक्स्ट टाइम, दिस इज प्रैक्टिकल डेव साइनिंग आउट।